हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आपकी जो सहसंयोजक बंध है उसके लिए अपन जो कक्षीय संकल्पना है उसकी अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, अपन सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि आपका जो कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है, वो बनता कैसा है, या अपन ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से होता है। तो अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि अपन ने कंसेप्ट पढ़ी थी आपके ओवरलैपिंग, जिसमें अपन ने बात कही थी कि भी अलग अलग ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ आपका कक्षक हैं वो उसमें साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ बंध हैं उनका आपके संयोजन होता है। तो उसके फलस्वरूप क्या है कि आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और साथ में अपन ने देखा था कि कई चीज़ों के अंदर अपन ने उनमें ये बात की थी कि वो उनमें टाइप किस तरह से हैं, उसके आधार पर भी डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा या आपका कोई जो दूसरा बॉन्ड है वो इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं कि भी आपकी जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है वो इसमें सबसे पहले क्या बताती है। आपको पहले से पता है कि जब दो या दो से अधिक आपके जो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, तो अतिव्यापन के फलस्वरूप आपके जो सहसंयोजक बंध हैं उनका यहाँ पर निर्माण होता है। अब यहाँ पर दो एटम हैं, उनका जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ साझा हो सकते हैं, उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो भी उनके साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ को कि भाई ये आपका एस ऑर्बिटल है और इसके साथ ये दूसरे वाला एस ऑर्बिटल क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके आपके ओवरऑल इस तरह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें कर देता है। मतलब यहाँ पर ये जनरली एटम्स के रूप में होंगे, क्योंकि एटम्स के अंदर ही क्या है आपके ऑर्बिटल्स हैं वो जनरली व्यवस्थित होंगे। और उसके फलस्वरूप यहाँ पर आपका क्या फॉर्म हो जाता है कि यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर जनरली क्या होता है, फॉर्मेशन कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपने को जो चीज़ समझनी है वो क्या है कि जनरली आपके जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाला होता है। विपरीत चक्रण का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन इस दिशा में है। मैंने इसको ऊपर की दिशा के अंदर दिखाया है कि भाई ये आपके इस तरह से बात कर दें कि घड़ी की दिशा में है, और दूसरा इस तरह से कर दूं कि अब चक्रण क्या, आप घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जनरली विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड फॉर्मेशन से होता है, उसके पेयरिंग करने से होता है, उसके कॉन्जुगेशन से आपका जो नया बॉन्ड है वो इसमें फॉर्म होता है, जिसको अपन कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जनरली यहाँ पर दो ऑर्बिटल यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेंगे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें अलग अलग चक्रण वाले इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब देखिए अपन यहाँ पर अतिव्यापन का अर्थ समझें कि भाई यहाँ पर आपके एटम हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो इनमें अतिव्यापन किस तरह से हो रहा है। तो देखिए अतिव्यापन के लिए अपन कह सकते हैं कि जब आपके दो एटम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, देखिए मैंने ये जो है ये इस फॉर्मेशन का रिजल्टेंट मान लिखा है कि भाई आपका इसमें ये एटम के द्वारा क्या किया जा रहा है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जा रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपसे बताऊं कि यहाँ पर ये आपका ऑर्बिटल है और इसके साथ ये दूसरा ऑर्बिटल क्या कर रहा है, आपकी ओवरलैप कर रहा है। और जनरली ओवरलैप इसमें इस प्रकार किया जाता है कि दोनों ही जो एटम हैं उनका कोई क्षेत्र एक दूसरे को, और ध्यान रखना ये भी क्षेत्र कैसा, आपके
मिनिमम जो पार्ट है वो क्या होता है, वो इसके साथ एक दूसरे को क्या करता है, ओवरलैप करता है, यानी एक दूसरे को क्रॉस स्थिति में आता है, या उसके जो अंतिम वाले भाग हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। चूँकि अपने को यहाँ पर एक चीज़ ध्यान है कि यहाँ पर तो जो एस ऑर्बिटल है उसके लिए सर्कुलर ज्योमेट्री होती है, लेकिन अपन पी के लिए करें, डी के लिए अगर यहाँ पर बात करें तब इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप के फलस्वरूप यहाँ पर जो एटम है, दोनों एटम, उसका कुछ पार्ट कह दें, कुछ रीजन कह दें, वो क्या हो जाता है, इनके अंदर आपके उभयनिष्ठ भाग का निर्माण करते हैं, या दोनों के अंदर वो क्या होता है, मेंशन होता है कि वो इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो इस भाग को बोला जाता है उभयनिष्ठ क्षेत्र कह सकते हैं, उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जनरली जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर आपकी क्या देखने को मिलती है, जो अतिव्यापन है उसकी प्रोसेस देखने को मिलती है, उसकी इंसिडेंट देखने को मिलती है, उसकी परिघटना है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा पार्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो उसका अतिव्यापन क्षेत्र कहलाता है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो। तो इसके लिए अपन यहाँ कह सकते हैं कि अतिव्यापन में ऐसा क्षेत्र जिसको अपन ने उभयनिष्ठ भाग कहा था, वहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, और जनरली वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ऑर्बिटल्स के द्वारा तो बना जा रहा है। और अपन ने जब अपने छोटी क्लासों की अपन ने बात की, जब 11th-12th में आपने कुछ परिभाषाएं पढ़ रखी होंगी, जैसे मैंने कहा कि भाई एक आपका ऑर्बिटल है, एक आपका मॉलिक्यूल है, एक आपका शेल है, यानी एक आपका कक्ष, एक आपका उपकोष और एक आपका कक्षक, जिसमें अपन ने बात की थी कि आपका जो कक्षक होता है ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है, जो प्रायोरिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इस रीजन के अंदर आपका जो बात करें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वो यहाँ पर आपको क्या है, ज़्यादा देखने को मिलता है, या उसकी प्रायिकता ज़्यादा होगी। तो इस क्षेत्र को अपन क्या कह सकते हैं कि ये आपका ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है। साथ में अपन कह सकते हैं ये दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ भाग होता है, उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग है वो प्रोसेस होती है, और जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं उनके द्वारा ही यहाँ पर ओवरलैप किया जाता है। अब जैसे ही ओवरलैप होगा इनके द्वारा किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन किए जाते हैं, आपका कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध है वो यहाँ पर बना दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपके हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूँ, आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बात कहूँ कि जनरली यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं उसमें अपन ने देखा था कि जनरली इनमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कहें कि दोनों के अंदर अगर एक हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन है वो 1s1 होता है। इसी तरह से बात करें आपके दूसरे एटम के लिए हाइड्रोजन वाले, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन बात करें कि आपका H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल के अंदर अपन जनरली कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम टेक पार्ट, कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम हैं वो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में आपके भाग लेंगे।
और फॉर्मेशन से आपका ये मॉलिक्यूल इसमें बन जाता है। इसके लिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें आपका जो हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से उपस्थित होता है। ये 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसी तरह से जो दूसरा भी आपका हाइड्रोजन होगा उसी में भी सेम वैसा का वैसा जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, भाग लेगा, और ये वाला भी कैसा होगा, 1s1 वाला। और फिर क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप के फलस्वरूप या अपन कहते हैं कि ओवरऑल इसमें जो रिजल्टेंट है मान अपन को किस रूप में प्राप्त होगा, इस H2 मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन एटम है, देखिए डायग्राम में तो आपको अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको दोनों ही जो सर्कुलर जो स्ट्रक्चर बनानी है इनके लिए या दोनों के लिए ऑर्बिटल बनाने हैं वो कैसे हैं, एक जैसे ही बनाने हैं। अब यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन एटम और ये भी आपका हाइड्रोजन एटम, ये भी आपका 1s1 वाला, ये आपके भी 1s1 वाला। यहाँ पर अपन बात करें तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और यहाँ पर ओवरलैप करके इस तरह से यहाँ पर क्या कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके लिए आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अपन एक तो कह सकते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग की प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं कि दोनों में ओवरलैपिंग हो रही है। और ओवरलैपिंग अपन किस तरह से कहते हैं कि भाई यहाँ पर किस में हो रही है ओवरलैपिंग, तो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हो रही है। तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगी और फिर इसके फलस्वरूप आपका इस तरह से आपका जो H2 मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। और जनरली ये फॉर्मेशन अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका दोनों में ही जो चार्ज सेपरेशन है वो इसमें अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इनके द्वारा क्या किया जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का यहाँ पर ओवरलैपिंग होगा और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप H2 मॉलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन है वो जनरली कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि अपन ने इससे पहले आपको एक नियम पढ़ रखा आपने, पाउली अपवर्जन का नियम। इस नियम के अंदर अपन ने बात की थी कि कोई भी ऑर्बिटल है या कोई भी एक कक्षक कह दे उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो या दो से अधिक, आपके दो से अधिक नहीं हो सकता। दो से अधिक का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनाता हूँ, ये आपका कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन तो जनरली क्या है कि किसी तरह से इसमें क्या है आ जाता है, उसकी दिशा भी किसी तरफ हो सकती है कि वो आपके दक्षिणावर्त हो सकता है, वामावर्त हो सकता है, क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यहाँ पर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो यहाँ पर
ये कभी भी इस कंडीशन में नहीं रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, रिपल्शन किया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर संख्या में एक ही है तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर संख्या में एक है तो इसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा होगा, जिसका अपन ने कंसेप्ट पढ़ रखा है आपके n प्लस जो L का नियम अपन ने आवर्त सारणी के अंदर पढ़ा है कि वहाँ पर अपन ने कहा था कि किसी भी कक्ष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा और आपके पूर्ण भरे हुए कक्षकों का भी स्थायित्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पहले स्थायित्व क्या है कि अगर अनपेड कंडीशन में है तो वो स्थायित्व वाले ज़्यादा होंगे। साथ में जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है अगर वो एक जैसी है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, इनका स्थायित्व कम हो जाता है। तो क्या बताया गया है कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है अगर आपके पास एक ही ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत चक्रण वाला आएगा, कि उसकी दिशा जिस तरफ होगी उसकी विपरीत दिशा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से मैं देखो अभी तो अपने यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर p ऑर्बिटल की कंडीशन हो कि आपका इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो, से ये तो आपका अनपेड कंडीशन वाला है। अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाए और इस तरह से, तो जनरली ये भी क्या नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है इनकी डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी है, और कभी भी दो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक जैसी किसी भी ऑर्बिटल के अंदर अपन बात करें नहीं हो सकती, उसका स्थायित्व घट जाता है और वो क्या है आपकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा उसमें भी किसी तरह का स्थायित्व देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल के लिए पहली कंडीशन यही होती है कि अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपके हो रहा है तो जनरली ये डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो पहले इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है उसके विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन ही वहाँ पर आ सकता है। और यहाँ पर मैक्सिमम ये भी है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा संख्या वाले इलेक्ट्रॉन उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। तो इस तरह से उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपके किसी एक मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, दूसरा ऑर्बिटल ये आपका इस तरह से है, इसमें विपरीत चक्रण वाला आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब यहाँ पर मैं इन दोनों के लिए आपका ये इलेक्ट्रॉन का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं तो अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जनरली इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो इनके अंदर ऑर्बिटल के अंदर क्या है, साझा हो रहे हैं। और यहाँ पर जनरली आपको सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। साथ में अपने को पता है कि यहाँ पर इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है तो किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन और मिल रहा है आपको, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है वो भी देखने को मिला, सहसंयोजक बंधन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसको अपन किसी बॉक्स के द्वारा अपन इसको अगर रिप्रेजेंट कर दिए, ऊर्जा आरेख द्वारा इसको अपन अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं कि भी इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना है कि अगर दोनों अलग अलग हों तब अपन इस तरह से तो दिखा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह हो सकता है, लेकिन जब दोनों ओवरलैप करेंगे तब एक दूसरे की विपरीत दिशा होनी चाहिए वरना एग्जिस्ट
नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जनरली अपने पास जो है अपन उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि यहाँ पर अपने को ये कन्फ्यूज़न न रहे कि भाई दिशा किस तरफ होगी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करें इस तरह से, इनमें क्या है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में आपका इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और इस तरह से क्या है, यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उनका यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया जाता है। जनरली देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण है, दोनों ही यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आकर्षण भी हो रहा है और प्रतिकर्षण भी हो रहा है। जनरली जो आकर्षण है, या अपन कह दें कि वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, या अट्रैक्ट कह दें, तो यहाँ पर अपने क्या देख रहे हैं कि इसके फलस्वरूप इसका जो अपन कह दें परिमाण कह दें, जो आपका आकर्षण हो रहा है उसका परिमाण क्या है, यहाँ पर आपके ज़्यादा है, मोर देन रिपल्सन। तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण की तुलना में जो आकर्षण है वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है आपके रिपल्सन फोर्स की कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या हो जाता है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है, और ओवरलैप के फलस्वरूप यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली इसमें आसानी से हो जाता है। अब देखिए अपन ने ये जो कंसेप्ट है अभी किसके लिए बात कर रहे थे, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब यहाँ पर अपन वापस आते हैं, तो अपन यहाँ बात की कि भी यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप के फलस्वरूप यहाँ पर जो H2 मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें कि आपका H2 मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो सिस्टम है इसकी जो ओवरऑल एनर्जी है, या जिसको अपन कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, कि यहाँ पर इसकी जो ओवरऑल एनर्जी है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है, वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। यानी ओवरऑल ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी इस H2 मॉलिक्यूल या H2 सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जनरली जो H2 मॉलिक्यूल है उसका जो फॉर्मेशन है वो जनरली क्या हो जाता है, बहुत आसानी से यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाता है। यहाँ पर इसका फॉर्मेशन आसानी से हो जाता है। तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए अपने ये जो फॉर्मेशन इसके लिए अपने पूरा बताया है, किस आधार पर बताया है कि यहाँ पर आपका ऑर्बिटल है वो किस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसका भी यहाँ पर अपन ने एक्सप्लेनेशन किया। साथ में अपन ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है। साथ में अपन ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, ओवरलैप करने के फलस्वरूप, और जहाँ पर अपने बात की कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर अपन ने कहा कि ये जो आपका रीजन है इसको उभयनिष्ठ क्षेत्र या उभयनिष्ठ भाग कहा जाता है, और जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, कि दो ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैप करके यहाँ पर ऐसा रीजन फॉर्म करते हैं। इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपका जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इसमें आसानी से फॉर्म हो जाता है। जनरली आपको कोवलेंट बॉन्ड के लिए भी ये बोलना है और सिग्मा बॉन्ड के लिए भी यही बोलना है कि यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा। तो ये था आपके ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखिए ये जो आपका इसमें जनरली ये इसका यूनिट का फर्स्ट टॉपिक यही था, तो इसको मैंने बाद में कराया, इससे पहले आपका जो वैलेंस बॉन्ड है वो करवाया। तो जनरली आपको ये भी है आसानी से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।